इस वीडियो में हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे पूछ लूँ, आप लोग कैसे हो, कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छा, 10th आसान लग रही होगी ना यार, 9th अजीब सी होती है, 10th आसान होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये एक फोक सॉन्ग है, लेप्चा फोक सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। हम लोग अपना प्लानट शेयर करते हैं मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग के स्टार्ट। उसके अंदर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लाइकेंस, बैनियन ट्री, एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स। देख रहे हो, पहले छोटे छोटे बताए फिर बड़े बड़े बताए। और ये पूरा हैबिटेट जो होता है ना, इसे कहते हैं इमेंस बायोडाइवर्सिटी। इस पूरे हैबिटेट को क्या कहते हैं? इमेंस बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, विविधता, लिविंग ऑर्गेनिज्म की विविधता। हम जो ह्यूमन हैं, अलॉन्ग विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो, अलॉन्ग विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स वेब फॉर्म करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में। और हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट है भाई। प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो हम खाएंगे कैसे? तो फॉर एग्जांपल देखो, दे भी रखा है। और प्लांट जो है ऑक्सीजन को रीजनरेट करते रहते हैं, हम ऑक्सीजन यूज़ करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते रहते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, ये चलता रहता है। हम जो एक्सक्रीट कर रहे हैं, हम जो बाहर निकाल रहे हैं, प्लांट के कहीं काम आ रहा है, और प्लांट जो बाहर निकाल रहा है वो हमारे कहीं काम आ रहा है। मतलब प्रकृति ने हमें कुछ ऐसा बनाया है। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है फॉरेस्ट, और जो है की रोल प्ले करता है हमारे इन्वायरमेंटल सिस्टम में। दे आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और ये लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जिसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, बेसिकली रिच इसके अंदर वाइल्ड लाइफ होता है और स्पीसीज़ होती है, प्लांट की स्पीसीज़ भी होती है इसके अंदर। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करते हैं। फ्लोरा क्या होता है? जो लैंड प्लांट्स। फौना क्या होता है? और एनिमल्स। देखो, अगर हम आसपास देखें तो हमें दिखेगा कि कुछ एनिमल्स है और कुछ प्लांट्स है जो हमारे एरिया में यूनिक है। इन फैक्ट इंडिया वन ऑफ द मोस्ट रिच बायोडाइवर्स रिच कंट्री मानी जाती है। इसके पास बहुत सारे फ्लोरा और फौना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मिलते हैं। यू मे हैव रियलाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज। तुमने रियलाइज़ किया होगा कि सबकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तुम देखते हो ना यार, घरों में भी ये बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं। हमारे घर में भी कौन कौन सी एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी दिखती है? चिपली दिखती है रोडेंट्स पे, और चूहे दिख जाते हैं, रैबिट्स भी कुछ लोग पालते हैं, डॉग कैट्स तो होती ही है। फिर उसके बाद गिलहरी, बोला मैंने, गिलहरी भी होती है, बर्ड्स होते हैं। तो ये आसपास हमारे भी बायोडाइवर्सिटी है। कंजर्वेशन, अब हमें क्या करना है? इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। कंजर्व माने उनको प्रिजर्व करना है। अच्छा, अब कैट और डॉग से मुझे एक बहुत वियर्ड क्वेश्चन आया, मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एक पेट पालना हो तो तुम कैट पालोगे कि डॉग? मुझे बताना। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और पता है तुम्हें, जितने लोगों से मैंने पूछा है ना, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा आंसर मिलता है कि डॉग। बहुत कम लोग कैट बोलते हैं, पता नहीं यार क्यों। चलो देखो, कंजर्वेशन प्रिजर्व करता है। कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि बायोडाइवर्सिटी सही रह पाए, प्रिजर्व होने। तो इंसान की तो फितरत है ना यार, लालच की, कितनी सारी चीज़ें नष्ट करता जाता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर स्टिल डिपेंड करता है कितनी सारी क्रॉप वेराइटीज़ में, और फिशेस भी डिपेंड करती है। फिशेस को भी मेंटेन करके रखना है ताकि एक्वा बायोडाइवर्सिटी। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना हम सिर्फ आलू उगाएंगे, हमें खाने में भी तो डाइवर्सिटी चाहिए। तुम रोज़ सिर्फ आलू खाओगे ना तो क्या होगा? बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की कमी हो जाएगी। हमें क्या चाहिए होता है? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। उसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न थे प्रोटेक्ट करने के लिए हैबिटेट। एंड ऑल इंडिया लिस्ट बनाई गई थी, पब्लिश की गई थी, जिसमें ये एक प्रोग्राम भी बनाए गए थे जिसमें हम क्या करेंगे? रिमेनिंग पॉपुलेशन इंडेंजर स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडेंजर्ड क्या होते हैं? जिनकी जान को अब खतरा है। जैसे एक टाइम ऐसा आया था हमारी कंट्री में जिसमें ना टाइगर्स को पोच कर दिया जाता था, बहुत कम टाइगर बच गए थे। तो हमारे इंडेंजर स्पीसीज़ में टाइगर आता है, और वो हमारे एलिफेंट्स भी आते हैं। एलिफेंट को कौन सा एनिमल कहते हैं? हमारा नेशनल डैश एनिमल है। तुम लोग जानते हो ये बात? नेशनल डैश एनिमल एलिफेंट कहलाता है। तुम लोग जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इंटरेक्ट करना। टाइगर, लायन, ये सब हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाते हैं। और
हम देखो इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाल के रखे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी निकाले हैं ताकि स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। ठीक है, जैसे टाइगर के लिए प्रोजेक्ट निकला हुआ है जो, और वन हॉर्न राइनोसोरस का ना क्या करते हैं, देखो ये राइनोसोरस है, इसके आगे वन हॉर्न दिख रहा है ना, इसका ना वो निकाल देते हैं, हॉर्न निकाल के ले जाते हैं इसे। चाइनीज़ गवर्नमेंट मतलब चाइना में तो बहुत शिकार होता है इस चीज़ का, इंडिया में फिर भी गवर्नमेंट ट्राई करते रहते हैं कि ये कम से कम हो। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसॉरस का सोचो काट के ले जाते हैं, बेचारा दर्द में मर जाता है। फिर उसके बाद आता है और कश्मीर में कश्मीर स्टैग जिसे हंगुल कहते हैं। क्रोकोडाइल्स भी हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक फ्रेश वाटर होता है, नमकीन पानी जो ना हो, नदियों का पानी। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी होता है, घड़ियाल भी होता है। अच्छा, घड़ियाल और ठीक है, घड़ियाल और क्रोकोडाइल में फ़र्क भी जानते हो? नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मेरा बहुत मन कर रहा है बताने का। पर मैं सोच रही हूँ कि इसी बहाने तुम गूगल चलाओगे तो, वैसे भी तो हम लोग नेट इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर तुम कोई अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करो। घड़ियाल और फ्रेश वाटर, घड़ियाल और क्रोकोडाइल में डिफरेंस बताना। और सुनो एक चीज़ और बताना, मुझे बताना क्या फ़र्क होता है टर्टल और टोर्टॉइस में। ठीक है, टर्टल, टोर्टॉइस, घड़ियाल और क्या बोला मैंने, क्रोकोडाइल, इन सब में मुझे फ़र्क बताना। फिर उसके बाद हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिंकारा, इन सबको भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन है, इनको अगर तुम मारोगे तो मतलब तुम पे पूरा जेल में डाल दिया जाएगा। अब प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 में आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या हुआ था कि द मेजर थ्रेट टाइगर पॉपुलेशन को था पोचिंग, ट्रेडिंग, सिंकिंग। उनका हैबिटेट कम हो रहा था, उनका शिकार किया जा रहा था, उनका प्रे बेस कम हो रहा था, जिस पर शिकार करते जिससे पेट भरते हो कम होते जा रहा था। उनकी हड्डियों को यूज़ किया जाता था मेडिसिन बनाने में। ठीक है, एशियन कंट्रीज़ में टाइगर पॉपुलेशन एकदम वर्ज ख़त्म होने को आ गई थी। इंडिया और नेपाल में हम देखते हैं 2/3 ऑफ द सर्विंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया और नेपाल के अंदर दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन है टाइगर्स की, मतलब मेजर टाइगर्स हमारे पास है और यही ख़त्म होने को आ गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है 1973 के अंदर, an effort to save endangered species, but the actual importance as a means of preserving biotypes of a seizable magnitude। देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, मानस असम में है, पेरियार तुम्हारा केरला में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किए गए। फिर आता है कंजर्वेशन। ये जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट होते हैं वो फोकस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में रादर देन ऑन द फ्यू ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। देखिए देयर इज़ नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी सर्च चल रही है डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर में, मतलब डिफरेंट मेजर्स लाए जा रहे हैं जिससे हम अपने जीव जंतुओं को प्रिजर्व करके रख सके। अब देखो इन नोटिफिकेशन, एक वाइल्ड लाइफ जो एक्ट था ना 1972 का, उसमें 1980 में नोटिफिकेशन चेंजेस लाते हैं और उसके अंदर बहुत सारी बटरफ्लाइज और मॉथ और बीटल्स को भी ऐड कर दिया जाता है, ड्रैगन फ्लाई को भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1991 में भी एक और नोटिफिकेशन आती है, क्या कर रहे हैं एक्ट में चेंज कर रहे हैं और एनिमल्स ऐड करते जा रहे हैं कि भाई इन सब का शिकार करोगे तो तुमको जेल हो सकती है, तुम पे भारी जुर्माना हो सकता है, इलीगल बना दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ बड़े बड़े एनिमल्स को प्रिजर्व करना ही नहीं मुश्किल इंपॉर्टेंट है, छोटे एनिमल्स भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बड़े एनिमल्स होते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से टाइप है, कैसे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर हमें कंजर्व करना है अपना वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, डिफिकल्ट होता है मैनेज, कंट्रोल, रेगुलेट करना। इंडिया में क्या करा है, इंडिया में एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है। इंडिया में एक पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे रोड को मेंटेन करने के लिए रोड हमारी हाईवे मिनिस्ट्री है। ठीक है, और स्टेट्स के लिए और रोड हो गया, बैंकिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी फाइनेंशियल चीज़ों को देखती है। ऐसी पेड़ पौधों को देखने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देखो क्या किया है, तो फॉरेस्ट को 3 तरीके से बांट दिया है। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ हिस्सा इंडिया का रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें फॉरेस्ट आते हैं जिनको काटने में बहुत भारी भरकम जुर्माना है। ठीक है, और सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 हिस्सा आता है। इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है और ये वो है जो कि फर्दर डिप्लीट हो रहे हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट है जो वेस्ट लैंड में आते हैं, जो इधर उधर कहीं उगे हुए हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट फॉरेस्ट दोनों आते हैं। अब आता है रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फॉर द रिजर्व और परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये कभी यार इन पे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है ना, तो ये वैसे भी कम ज़्यादा नहीं होंगे, इनको मेंटेन करके रखा जाता है, इनकी रक्षा करके की जाती है। पर अनक्लास तो कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब ध्यान से पढ़ो,
ध्यान से सुनिए, 75% जो टोटल फॉरेस्ट एरिया होता है जम्मू एंड कश्मीर में आता है, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, और कुछ ज़्यादा लार्ज परसेंटेज जो होता है वो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन सब में आता है। देखो बता रखा है घड़ियाल, अरे यार आंसर तो मिल गया। देखो घड़ियाल की चोंच कितनी लंबी होती है, पर जो क्रोकोडाइल होता है ना उसकी ये वाली चीज़ आगे से इतनी बड़ी नहीं होती है। अब आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी होती है आसपास के लोग, ठीक है, जैसे कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, और वो फॉरेस्ट को हानि नहीं पहुंचाते यार, फॉरेस्ट को देवता मानते हैं, फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों को वैल्यू देते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट की थी। आप लोग को याद है, कभी बचपन में पढ़ा हो तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना भी है। स्ट्रैटेजीज़ आर नॉट न्यू। हमारी कंट्री में कम्युनिटी स्ट्रैटेजीज़ न्यू नहीं है, बहुत टाइम से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है। इंडिया में अगर हम देखेंगे स्टेट्स जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया राजस्थान में, विलेजर्स ने माइनिंग के अगेंस्ट लड़ाई की थी ताकि वो साइटिंग की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमें ये अधिकार देता है कि हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। और बहुत सारे एरिया विलेजर्स जो होते हैं वो खुद प्रोटेक्ट करते रखते हैं ये हैबिटेट्स को। जैसे विलेज, एक अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात है राजस्थान के, जहाँ पे इन्होंने 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को भैरोदेव डाकफ सॉन्चुरी डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पे इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ चलेंगे, जिसमें हंटिंग अलाउ नहीं होती थी, और प्रोटेक्ट करके रखते थे वाइल्ड लाइफ को अगेंस्ट आउटसाइड एंक्रोचमेंट मतलब किसी की जगह में घुस जाना। देखो फिर उसके बाद एक फेमस चिपको मूवमेंट इन हिमालय हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुल, जो चिपको मूवमेंट होती है हिमालयस की, उसे सक्सेसफुली रेजिस्ट कर दिया है डिफॉरेस्टेशन, माने डिफॉरेस्टेशन को रोक दिया है सेवरल एरिया में, बट ऑल्सो शोन दैट द कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद द इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मसली। अच्छा, चिपको मूवमेंट ने ये दिखाया, एक तो उन्होंने पेड़ काटने से रोका था, फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि इससे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है कंजर्वेशन में, ठीक है। और हम देखते हैं बीज बचाओ आंदोलन के हिसाब से देखते हैं जो तेहरी में होता है, नवदान्य, जस्ट हमने थोड़ा सा इसे क्लिक करते हैं, हाँ। फिर उसके बाद आता है बीज बचाओ आंदोलन भी चला था तेहरी में। तेहरी कहाँ पे है आप लोगों को पता है? तेहरी डैम से थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाएगा, मुझे लिख के बताना कमेंट में। नवधान्य हैव शोन एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने बताया ना, एक ही प्रकार का चीज़ खाते रहोगे तो क्या होगा, एक तो सॉइल भी ख़राब होने लग जाती है, दूसरी हमारी बॉडी में भी विटामिन की कमी हो जाती है। इंडिया में हम देखिए तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखा गया है, प्रोग्राम है जिस जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ का यूज़ करा गया है ताकि रिस्टोर करा जाए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। सैक्रेड ग्रुप्स, अब सेक्रेड क्या होता है? जिसकी पूजा की जाती है। नेचर को वर्शिप इज़ एन एड, नेचर को वर्शिप करना तो हमारा पुराना ट्राइबल बिलीफ है, ये बेस करता है कि सारी क्रिएशन जो नेचर ने बनाई है उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इन बिलीफ को प्रिजर्व करके रखा गया सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट। अच्छा, जो वर्जिन फॉरेस्ट मतलब अभी उसके अंदर कुछ काट पीट नहीं हुई है, लोगों ने उसको यूज़ नहीं करा है, ये वर्जिन फॉरेस्ट को इन प्रिस्टीन फॉर्म, तो जैसा जो फॉरेस्ट है उसको वैसा ही प्रोटेक्ट करके रखने को हम कहते हैं वो सैक्रेड ग्रुप्स है, सैक्रेड ग्रूव्स है। ये जो पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के हैव बीन लेफ्ट अनटच, इनको कोई टच नहीं करता, लोकल पीपल नहीं चाहते, और एनी इंटरफेरेंस इनके साथ बैन है। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व, बहुत टाइम से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जैसे मुंडाज और संथाल होते हैं छोटा नागपुर रीजन के, वो वर्शिप करते हैं महुआ के पेड़ को, कदम्बा के ट्रीज़ को, एंड द ट्राइबल्स उड़ीसा और बिहार के जो होते हैं वो टैमरिंड और मैंगो के पेड़ की वर्शिप करते हैं। हम लोगों ने भी सुना होगा पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। इंडिया सोसाइटी में बहुत सारा ऐसा कल्चर है जो कि हमें ट्रेडिशन है, जो कि हमें सिखाता है कि हमारे आसपास के नेचर की हमें पूजा करनी है। तुमने देखा होगा ना यार, हम लोग नदी गंगा मैया मानते हैं, पर यार अनफॉर्चुनेटली गंगा को कितना गंदा कर दिया है हमने। है तो हमारी माँ, हम लोग पाप धोने वहाँ जाते हैं, पर वहाँ पे हम कपड़े भी धो रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट डन। आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपने चीज़ सीखी है, कोई भी आसपास तुम्हें दिखा या फिर अपने फैमिली को ही कंट्रोल कर लो, बहुत बड़ी बात है गंगा की सफाई में। या फिर कोई और नदी, गंगा ही क्यों यार, बहुत सारी नदियाँ हमने गंदी करके छोड़ दी है, यमुना का हाल देख लो। देखो इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज राजस्थान में हम देखते हैं, हेड ऑफ ब्लैक बक चिंकारा नीगाय कैन बी सीन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, इनको कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता। अब हम क्या पढ़ रहे थे?
फॉरेस्ट के बारे में एक प्रोग्राम चला था जिसे कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम 1998 में, जहाँ पे उड़ीसा ने पास किया था ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें उन्होंने कहा विलेजर्स की हम सहायता लेंगे ताकि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रख सकें। इन रिटर्न मेंबर जो थे इन कम्युनिटी के एंटाइटल थे कि वो आप लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और फॉरेस्ट से जो मिलने वाली छोटी मोटी चीज़ें आप लोग उसको यूज़ करो। इंटीग्रेट कर दिया, मतलब आपका भी फ़ायदा होगा, फॉरेस्ट का भी फ़ायदा होगा। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ द एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज़ दैट टोटल कम्युनिटीज़ एवरीवेयर हैव टू बी, मतलब इसका मतलब था सारी कम्युनिटी को हम यूज़ करेंगे और हम अपने इन्वायरमेंट की रक्षा करेंगे। अरे ये तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया। चलो नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना और इसको सब्सक्राइब कर देना। एक चीज़ और, टेलीग्राम पे नोट्स ले लेना इससे, इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय।